रिकॉर्डिंग। चलो, आज जो हमें टॉपिक करना है दैट इज लाइम सोडा प्रोसेस का। अभी हम लोगों ने क्या किया था बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने सारी केमिकल इक्वेशंस देखी थी कि कैसे लाइम सोडा प्रोसेस होता है। नाउ आज जो हमें करना है, लाइम सोडा प्रोसेस जो है, केमिकल इक्वेशन तो हमें आ गई सारी, बट कैसे प्रोसेस होता है वो हमें देखना है। तो लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास में कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, और दूसरा क्या होता है बेटा, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। ये दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, हॉट लाइम सोडा और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। ये अब नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, एक हॉट है एक कोल्ड है, तो बट नेचुरली दोनों के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस रहता होगा, तभी एक हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है, दूसरा कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस है, राइट। तो इन दोनों को मैंने डिफरेंशिएट फॉर्म पे समझाने की कोशिश करी है, ताकि इसके मतलब आपको समझ में आए कि दोनों में क्या फर्क होता है। यदि हम लोग टाइप्स देखें तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर दो तरह के क्या होता है। एक होता है इंटरमीडिएट प्रोसेस, दूसरा होता है बैच प्रोसेस। मतलब एक इंटरमीडिएट जिसको बैच प्रोसेस भी बोलते हैं हम लोग, और सेकंड होता है कंटिन्यूअस लाइम सोडा प्रोसेस, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। दोनों के अंदर बैच प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस में भी सेम होते हैं, दोनों के अंदर ही दोनों प्रोसेस सेम होते हैं। पहला होता है बैच प्रोसेस और दूसरा होता है इंटरमीडिएट प्रोसेस, ठीक है। बैच प्रोसेस इंटरमीडिएट प्रोसेस सेम थिंग, और सेकंड क्या होता है कंटिन्यूअस हॉट लाइन सोडा एंड कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस। डिपेंड्स ऑन ये कौन सा है, कोल्ड है टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं अपन, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस हो जाएगा, और टेम्परेचर दे रहे हैं तो कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस हो जाएगा। दोनों का बैच प्रोसेस बिल्कुल सेम चलता है, केवल फर्क क्या होता है बेटा, इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉइल प्रोवाइड कर दी जाती है, जबकि यहाँ पे अपने पास में रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है बैच प्रोसेस के अंदर। तो इन दोनों के प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस को समझाऊंगी, तो ये अल्टीमेटली अपने पास हो जाएगा, केवल इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर हमें कॉइल ऐड करनी थी। चलो, दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स कि कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस दो तरीके का होता है। पहला होता है इंटरमीडिएट बैच प्रोसेस और दूसरा होता है कंटिन्यूअस कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस। कंटिन्यूअस अपन कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस देखें तो कितने तरीके का होता है बेटा, आगे ये दो तरीके का होता है। पहला होता है अपने पास में कन्वेंशनल टाइप, और दूसरा होता है हमारे पास में स्लज ब्लैंकेट टाइप और स्पाइरेक्टर टाइप। ये हमारे पास में कंटिन्यूअस लाइन सोडा प्रोसेस जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला प्रोसेस जो होता है वो है कन्वेंशनल टाइप, और दूसरा होता है इसके अंदर स्लज ब्लैंकेट और स्पाइरेक्टर टाइप। क्या होता है इसको पूरा बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी डिफरेंशिएट फॉर्म पर हम लोगों को पता पड़ जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। नाउ सेकंड यदि डिफरेंशिएट पॉइंट देखें अपन, दैट इज अ टेम्परेचर। नाम से क्लियर हो रहा है, एक हॉट है कोल्ड है, तो बट नेचुरल है, एक के अंदर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, दूसरे में टेम्परेचर, दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। यदि हम देखें कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस, इट इज कैरिड आउट एट 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टेम्परेचर पे होता है ये, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज द रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है बेटा। और इसके अंदर हमारे पास में ये टेम्परेचर रिक्वायर मतलब मेंटेन करने के लिए हमको किसी स्टीम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बट यदि हॉटलाइन सोडा प्रोसेस देखें तो इट इज कैरिड आउट एट 80 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हमको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है बेटा, स्टीम की रिक्वायरमेंट रहती है। स्टीम को पास करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे अपने पास में फर्स्ट डिफरेंस आ गया कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर होता है, इसको स्टीम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस को, जबकि हॉटलाइन सोडा प्रोसेस कैरिड आउट एट 80 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है बेटा, स्टीम की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट अपने पास में आता है कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था बेटा, कोगुलेंट्स होते हैं तीन तरह के कोगुलेंट्स होते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, ग्रीन पेट्रोल FeSO4 होता है। अलग अलग पीएच के ऊपर अलग अलग कोगुलेंट्स काम में लेते हैं, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोगुलेंट्स एंड रिएक्टिविटी देखें, जो रिएक्शन अपने आप फास्ट होती है तो उसको क्या होता है बेटा, उसको कोगुलेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और जो रिएक्शन स्लो होती है उसके अंदर कोगुलेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब रिएक्टिविटी हाई और स्लो का क्या मतलब हुआ, हम लोग ना जब दूध को गर्म करते हैं बेटा, आपने ये नॉर्मल एग्जांपल दूध या चाय को गर्म करने का घर पे देखा होगा। यदि हम थोड़ा सा भी जब वो पूरा गर्म होने वाला होता है, उबलने वाला होता है, बॉईल होने वाला होता है, उस समय हम थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं तो क्या होता है, दूध बाहर आ जाता है। कभी सोचा है दूध बाहर क्यों आ रहा है बेटा? एक्चुअली क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होती है, बढ़ जाती हैं। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती हैं,
पहले धीरे धीरे टक्कर कर रहे होते हैं, धीरे धीरे झगड़ रहे होते हैं, और फिर क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में बढ़ती चली जाती है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती चली जाती है, वो क्या बताती है, उतनी फास्ट रिएक्शन बता रही है। दैट मीन्स यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन्स क्या हो जाएंगी, ज्यादा होंगी, और कोलिजन्स जब आपस में टक्कर ज्यादा होएगी तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होएगी, और रिएक्टिविटी ज्यादा होएगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रेडिक्ट बनाना है या जो चीज हमें काम करना है उस प्रोसेस के अंदर वो इजीली हो जाएगा, उसके अंदर कोवलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में जो था दैट इज अ कोवलेंट और रिएक्टिविटी। कोवलेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या, स्लो प्रोसेस है तो इसके अंदर कोवलेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस के अंदर कोवलेंट की रिक्वायरमेंट रहती है और रिएक्टिविटी रिएक्शन की स्लो होती है। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट। कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस जो करते हैं अपन उसके अंदर मतलब अप्रोक्सीमेट 25 आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कंप्लीट होने के लिए। बट यदि हम हॉट लाइन सोडा प्रोसेस देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पर कोवलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं कहती, नॉट रिक्वायर्ड, कोवलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस, इट इज कंप्लीट, दिस प्रोसेस कंप्लीट विद इन 15 मिनट। ये प्रोसेस जो है विद इन 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। दैट मींस यहाँ 24 आवर्स लग रहे थे, यहाँ 15 मिनट्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज्यादा होती है टेम्परेचर की वजह से, तो यहाँ की रिएक्टिविटी क्या होती है, फास्ट होती है। नाउ नेक्स्ट इफ वी गो फॉर एफिशिएंसी, यदि एफिशिएंसी देखें तो जो कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, लेस होती है, और यदि हॉट लाइन सोडा प्रोसेस देखें तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, मोर होती है। नाउ नेक्स्ट दैट इज कैपेसिटी, कि कितना पानी को, कितनी कैपेसिटी के अंदर पानी को सॉफ्ट किया जा सकता है हॉट लाइन सोडा और कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस से। कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस की जो होती है लो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा पानी को हम कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस से प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इट टेक्स 24 आवर्स, बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट रहती है। जबकि हॉट लाइन सोडा प्रोसेस के अंदर हाई सॉफ्टनिंग कैपेसिटी होती है, बहुत सारे पानी को हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, इसलिए इसकी सॉफ्टनिंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा, हॉट लाइन सोडा प्रोसेस की ज्यादा होती है। रेजिड्यूल हार्डनेस, रेजिड्यूल हार्डनेस का मतलब क्या हुआ, आफ्टर द प्रोसेस कितनी हार्डनेस बची रह जाती है। प्रोसेस अप्लाई कर दिया, प्रोसेस किस लिए कर रहे हो, उसकी हार्डनेस को कम करने के लिए कर रहे हो, बट स्टिल कुछ हार्डनेस जो है प्रोसेस के बाद में रह जाती है, वो कौन सी हार्डनेस होती है, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यूल हार्डनेस, बची हुई हार्डनेस। यदि हम अपने पास में रेजिड्यूल हार्डनेस देखें किसके अंदर, कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस के अंदर, तो ये कितनी आती है बेटा, 30 to 60 ppm बची रह जाती है जो रिमूव नहीं होती है। और यदि अपन हॉट लाइन सोडा प्रोसेस के अंदर देखें तो रेजिड्यूल हार्डनेस जो होती है वो कितनी होती है बेटा, 15 to 30 ppm बची रह जाती है। मतलब ये प्रोसेस जो है वो ज्यादा हार्डनेस को रिमूव कर पाता है हॉट लाइन सोडा प्रोसेस। ठीक है, अब अपने पास में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाई हॉट लाइन सोडा प्रोसेस इज मोर एडवांटेजेस या मोर बेनिफिशियल देन द कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस। तो बट नेचुरल है, आपको ये पॉइंट समझ में आ ही गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपन को ये चीजें अपन इजीली लिख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हॉट लाइन सोडा प्रोसेस ओवर कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस, ये मैंने लिख इसलिए दिया ताकि आप लोगों को डिटेशन पता पड़े कि हमें ये चीज देखनी है। कोल्ड लाइन हॉट लाइन सोडा प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस क्या हो रहा था, फास्ट हो रहा था, इसकी रिएक्टिविटी क्या थी, ज्यादा थी। इसके अंदर हमारे पास में रिएक्टिविटी ज्यादा थी, इसमें कोवलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोवलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये प्रोसेस क्या हुआ, इकोनॉमिक प्रोसेस हुआ, ये इजीली मतलब कम खर्चे में प्रोसेस हो सकता है। दूसरा टाइम भी कम चाहिए, इसको कम टाइम में हो जाता है। इसके अंदर मीडियम जो होता है वो एल्केलाइन रहता है, और मीडियम यदि एल्केलाइन रहता है उस केस के अंदर क्या होता है बेटा, मीडियम एल्केलाइन है तो कोरोजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, चांसेस कोरोजन के कम हो जाएंगे, कोरोजन के चांसेस कम हो जाएंगे, एज वेल एज ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर ग्रोथ कर जाते हैं उनकी भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने वेरी फर्स्ट डे बात की थी कि जो पीडब्ल्यूडी का पानी आता है उसका जो पीएच है वो कितना रखा जाता है, कितना रखा जाता है, 7.8 to 8.5 के बीच में स्लाइटली एल्कलाइन रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि पैथोजन की वीड्स की और जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हैं वो पानी के अंदर ग्रोथ ना करे। तो यहाँ पे जब मीडियम जो होता है वह एल्कलाइन रहता है तो कोरोजन भी नहीं होएगा, एज वेल पैथोजेंस की जो ग्रोथ है, पैथोजेंस बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको बोलते हैं, तो वो उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी। कुछ एक्सटेंट तक ये आयरन और मैग्नीज के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी रिमूव करने में कैपेबल होता है, कुछ एक्सटेंट तक। वी आर नॉट सेइंग कि कंप्लीटली रिमूव करता है, बट कुछ एक्सटेंट तक ये रिमूव कर पाता है। एंड सम ऑफ द डिसॉल्व गैसेस, यदि डिसॉल्व गैसेस बहुत ज्यादा हैं तो एक एक्सटेंट तक ये डिसॉल्व गैसेस को भी रिमूव कर पाता है हॉट लाइन सोडा प्रोसेस, बिकॉज वी नो दैट कि किसी भी चीज को हम लोग गर्म करते
हैं तो अपने उसमें बॉयलर कोरोजन वाले चैप्टर के अंदर, बॉयलर ट्रबल्स वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि हम लोग जब गर्म करते हैं तो गर्म करते समय क्या होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो क्या होता है गैसेज जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है वो एक्सपेल्स होना स्टार्ट कर देती है, बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। और इफ द टेम्परेचर इज मोर, और बढ़ा दिया 100 डिग्री के आसपास कर दिया, तो क्या होता है जितनी भी डिजोल्व गैसेस हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी एक्सपेल्स आउट हो जाती है, निकल जाती हैं। तो यहाँ पे अपने पास में टेम्परेचर कितना रख रहे हो 80 टू 150 रख रहे हो, तो बट नेचुरल हॉट लाइन थोड़ा प्रोसेस जो है उसके अंदर डिजोल्व गैसेस जो हैं वो एक अच्छे एक्सटेंट तक जो है वो रिमूव हो जाती हैं, कुछ एक रह जाती हैं, बाकी सारी रिमूव हो जाती हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट लाइन सोडा एंड कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस, एंड दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ hot lime soda process over the cold lime soda process. Why hot lime soda process is more preferred than cold lime soda process? These are the points by which we can more prefer the hot lime soda process. Is it clear? समझ में आ गया बेटा? Write down in your chat, or if you want to dictate फटाफट से dictate कर लो, और if you want to go for screenshot भी ले सकते हो आप। ओके हम लोग जो अब है ये हॉट लाइन सोडा प्रोसेस और कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस करेंगे। इनके प्रोसेस कैसे अप्लाई किए जाते हैं उनको पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि बेटा मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आपको डिटेल नहीं करवा सकती, तो मैं फिगर बनाऊंगी, फिगर बना के उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, इसका प्रिंसिपल क्या है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, वो पूरा समझा दूंगी मैं आपको। आपको नोट्स के थ्रू अपडेट करना है या फिर आप जो समझ लेते हो उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर लेना। देयर इज नो नीड टू गो फॉर दैट लैंग्वेज विच इज रिटन इन द नोट्स। वो मेरी लैंग्वेज है, मैंने नोट्स में लिख दी, बट यदि आपको लगता है वो लैंग्वेज जो है मुझे थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लग रही है और मेरे को जो समझ में आया मुझे वो लिखना है, यू विल गो थ्रू, पर गलत मत लिखना, जो समझो वो सही सही लिखना, ठीक है? चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ बेटा। इफ यू यदि डिक्टेट नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि हम लोग जो है आज ये टॉपिक कंप्लीट कर पाए, हॉटलाइन सोडा प्रोसेस एंड कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। मैं इरेज कर रही हूँ इसको बेटा। फर्स्ट वी आर गोइंग कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस। कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस करते हैं हम लोग। कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस के अंदर फर्स्ट क्या आ रहा है बेटा, इंटरमीडिएट और बैच प्रोसेस आ रहा है। फिर डू द इंटरमीडिएट और बैच प्रोसेस। मेरे साथ साथ में आप लोग फिगर बनाते चले जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या चीज करनी है। फर्स्ट वी आर डूइंग बैच प्रोसेस ऑफ कोल्ड लाइन सोडा। बैच प्रोसेस ऑफ कोल्ड लाइन सोडा। चलो फिगर बनाए साथ में आप लोग मेरे, ताकि समझ में आता रहे कि क्या चीज कर रहे हैं आप लोग। This is the complete diagram. This is sludge outlet. Here is the raw water inlet. Here you are adding the chemicals which is required for the process. Chemicals क्या क्या चाहिए, लाइम सोडा चाहिए और क्या चाहिए आपको, कोगुलेंट्स चाहिए। तो वो क्या करोगे आप, यहाँ से अंदर की तरफ डालोगे।
ठीक है, अभी आपने सॉफ्ट वाटर आउटलेट तो निकाला ही नहीं। ये ये अपने पास में सॉफ्ट वाटर आउटलेट विथ रेजिडुअल हार्डनेस कितनी रहेगी बेटा इसकी? कितनी रहेगी? कितनी बताई थी हमने कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर? इट इज 30 to 60 ppm. This is the batch process. Batch cold lime soda process. अब समझो इसको क्या हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, रो वाटर और केमिकल्स दोनों को हम लोग क्या करते हैं, टैंक के अंदर डालते हैं। जिसका टैंक, ठीक है, ये टैंक है हमारे पास में, स्टील का बना हुआ टैंक होता है। इसके अंदर एक तरफ से रो वाटर, दूसरी तरफ से केमिकल अंदर की तरफ आते हैं। जब वो अंदर की तरफ आते हैं तो क्या होता है बेटा, ये रो वाटर और केमिकल्स जो इसके अंदर की तरफ आए हैं, यहाँ पे ये क्या चीज है अपने पास में, दिस इज मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर। ये क्या है बेटा, मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर है। स्टीरर का मतलब क्या हुआ, हम लोग हैंड मिक्सर देखते हैं, हैंड मिक्सर है, अगर पे छाछ बनाते हैं तो छाछ बनाने के लिए एक वो क्या बोलते हो, वो घुमाने वाली होती है, जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, जो ग्राइंडर होता है या जो मिक्सचर होता है, मिक्सर जो होता है उसके लिए बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको यार, आई डोंट नो, फिरनी फिरनी फिरनी, राइट, फिरनी जैसा होता है। ये क्या करता है बेटा, ये रो वाटर को और केमिकल्स को जो कंटिन्यू अंदर की तरफ आते हैं, ये मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर्स को क्या करेगी, थोरोली मिक्स करेगी, कंटिन्यूस में मिक्स करती रहती है, मिक्स करती रहती है। जितना अच्छे से मिक्स होएगा उतनी जल्दी से क्या होएगा, रिएक्शन कैरिड आउट होएगी, और जितनी जल्दी से कैरिड आउट होएगी रिएक्शन, प्रेसिपिटेट जो है, रिएक्शन जो कंप्लीट करनी है, हार्डनेस जो रिमूव करनी है, तो पीपीटी क्या होएगा, बनेगा। जब पीपीटी बनेगा तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, thoroughly मिक्स करेगा, पीपीटी बनेगा। यहाँ पर ये अपने पास में सपोज टू बी, दिस इज द पीपीटी व्हिच इज एक्यूमुलेटेड हियर। ये हमारे पास में पीपीटी एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम, ये जो स्लज आउटलेट है, ये जो स्लज आउटलेट है, इससे हम क्या करते हैं, स्लज आउटलेट से स्लज को बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे पास में स्लज आउटलेट है, जो स्लज जो इकट्ठा होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस वापस से बोल रही हूँ, समझ लो। कंटिन्यूसली इसके अंदर रो वाटर और केमिकल्स इस टैंक के अंदर कंटिन्यूसली अंदर की तरफ आते रहते हैं। जब अंदर की तरफ आते हैं तो ये मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर है, जो क्या करती है, इनको थ्रोली मिक्स पे स्पाइक्स लगे हैं, पैडल्स लगे हुए हैं, ये पैडल्स क्या करते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करने का काम करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो पीपीटी बनेगा, इनसॉल्युबल पीपीटी या स्लज कह लो, स्लज जो बनेगा उसको स्लज आउटलेट से बाहर निकाल देंगे, और जो हमारे पास में वाटर सॉफ्टेंड हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ अपवर्ड, यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया हुआ आपके पास में एक आउटलेट, जिससे हम क्या करेंगे, सॉफ्टेंड वाटर को बाहर निकाल देंगे। सॉफ्टेंड वाटर जो बाहर मिलेगा उसकी जो रेजिडुअल हार्डनेस होगी वो कितनी होगी बेटा, 30 to 60 ppm होएगी, 30 to 60 ppm होएगी। समझ में आ रहा है सभी को? राइट डाउन इन योर चैट। हाँ, ब्लेंडर, एग्जैक्टली, ब्लेंडर बोलते हैं, मैं भूल गई थी। चलो, दिस इज ओवर अबाउट योर कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का बैच प्रोसेस हो गया ये कंप्लीट अपना, ठीक है। इसको आप लोग डिक्टेट कर लो, फिगर बना लो, इसके नीचे थोड़े पेज को छोड़ देना ताकि आप लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको डिक्टेट कर पाओ। नाउ आई एम गोइंग टू द कंटिन्यूअस हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में मैं फिगर बना रही हूँ, तब तक वो वाला कंप्लीट कर लें। कंटिन्यूअस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है पहले कन्वेंशनल टाइप। तो वी आर गोइंग फॉर कन्वेंशनल टाइप के अंदर मैं फिगर बना रही हूँ। फर्स्ट दैट इज कन्वेंशनल टाइप, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोग मेरे साथ बनाते चले जाएं।
ठीक है। This mechanically operated steel. ठीक है, this is softened water outlet with residual hardness 60. This is inlet for raw water, and this is inlet for minerals and coagulants. Is this is sludge outlet. Using dry coal lines. This is the complete figure. समझो इसको बेटा, इसके अंदर क्या हो रहा है। ये हमारे पास में रो वाटर है, ठीक है, ये रो वाटर इसके अंदर आया, रो वाटर आया, साथ ही साथ क्या है हमारे पास में सम ऑफ केमिकल्स जो रिक्वायर्ड थे, लाइम सोडा एंड कोगुलेंट जो रिक्वायर्ड थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से इस अंदर वाले टैंक के अंदर आएंगे। इस टू टैंक, एक आउटर टैंक है और एक इनर टैंक है, दो टैंक्स हैं इसके अंदर हमारे पास में, एक इनर टैंक है और एक आउटर टैंक है। इनर टैंक के अंदर हम रो वाटर और केमिकल्स को डालने का काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर दी हुई है। ये जो मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर है हमारे पास में, दिस इज मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर। ये स्टीरर क्या काम करती है, ये thoroughly मिक्स करने का काम करेगी। दिस इज अ मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर। ये हमारे पास में मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर है। वो क्या करेगी बेटा, वो हमारे पास में केमिकल्स और रो वाटर को क्या करेगी, मिक्स करने का काम करेगी, अच्छे से मिक्स करेगी, ब्लेंडर का काम करेगी, मिक्स करेगी। जैसे ही मिक्स करेगी तो क्या होएगा हमारे पास में, स्लज जो है वो इकट्ठा होएगा। स्लज जो पीपीटी, इनसॉल्युबल पीपीटी जो इकट्ठा होएगा, उसको हम क्या करेंगे, स्लज आउटलेट से बाहर निकाल देंगे, और हमारे पास में जो पानी होगा वो अपवर्ड मूवमेंट से कहाँ पर जाएगा, वो अपवर्ड मूवमेंट से यहाँ जाएगा। दिस इज अ वुड फाइबर फिल्टर। ये क्या लगे हुए हैं हमारे पास में, दिस आर द wood fiber wood fiber filter। ठीक है, वुड फाइबर फिल्टर का काम क्या है कि समवट कुछ थोड़ा बहुत भी स्लज जो है, जो स्लज आउटलेट से बाहर नहीं निकला और अपर टूटमेंट्स ऊपर की तरफ आ गया है, तो ये क्या करेगा हमारे पास में, उसको फिल्टर करने का काम करेगा। आफ्टर फिल्ट्रेशन हमें क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा, जिसकी रेजिडुअल हार्डनेस कितनी होगी बेटा, 30 to 60 ppm होगी। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, 2 मिनट के अंदर हमारे पास में ये कंटिन्यूस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का कन्वेंशनल मेथड है, जिसके अंदर हमारे पास में या दो टैंक प्रोवाइड होते हैं, एक आउटर टैंक होता है, दिस इज द आउटर टैंक है हमारे पास में, आउटर
टैंक और वन इज इनर टैंक। ये हमारे पास में इनर टैंक है, स्टील के बने हुए टैंक्स होते हैं ये। इसके अंदर क्या होता है, इनर टैंक के अंदर मैकेनिकली ऑपरेटेड स्टीरर प्रोवाइडेड रहती है हम लोगों को। इसके अंदर कंटिन्यूस के अंदर बिकॉज इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस लगातार इसके अंदर केमिकल तो रो वाटर हम लोग डालते रहते हैं। कंटिन्यूस में रो वाटर और केमिकल इसके अंदर आएंगे। अंदर वाले टैंक के अंदर जैसे ही आएंगे तो ये जो हमारे पास स्टीरर है वो अच्छे से मिक्स करने का काम करेगी। जब थोड़ी मिक्स हो जाएंगे केमिकल्स और रो वाटर तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्लज बनेगा और वाटर सॉफ्टन हो जाएगा। जो स्लज बनेगा उस स्लज आउटलेट से बाहर निकाल लेंगे और जो वाटर सॉफ्टन होएगा उसको अपवर्ड मूवमेंट से कहाँ भेजेंगे, या वुड फाइबर फिल्टर में भेजेंगे। वुड फाइबर फिल्टर क्या करेगा, थोड़ा बहुत स्लज एरिया आ गया है तो फिल्ट्रेशन का काम करेगा। आफ्टर फिल्ट्रेशन हमारे पास में सॉफ्ट वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। सॉफ्ट वाटर विद द रेजिडुअल हार्डनेस 30 to 60 ppm इज कलेक्टेड ओवर हियर। यहाँ से अपन कलेक्ट कर लेंगे। This is all about your conventional type cold lime soda process. नेक्स्ट हम लोग लें, ये वाला कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा करना है हमको, स्पायरेक्टर टाइप। नेक्स्ट विल गो फॉर स्पायरेक्टर टाइप। ये वाला जो प्रोसेस है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये स्पायरेक्टर की शेप का होता है ना बेटा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पायरेक्टर टाइप बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंटली केमिकल्स का और रो वाटर का इनलेट है, ठीक है। एक यहाँ पे होता है ड्रॉप वॉल स्लज को बाहर निकालने के, यहाँ पे डायरेक्ट, और यहाँ पे अपने पास में प्रीवियसली फॉर्म्ड कैटलिस्ट का जो पैड होता है। पहले फिगर बना लो फिर इसको समझा देती हूँ मैं पूरा, ठीक है। और ये होता है हमारे पास में सॉफ्ट वाटर आउटलेट। दिस इज अ एयर वेंट जो ग्रेविटेशनल प्रोसेस ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग खुलता बंद होता है। दिस इज इनलेट फॉर रो वाटर, दिस इज इनलेट फॉर केमिकल्स, केमिकल एंड गूगलिंग्स, ठीक है। यहाँ से केमिकल रो वाटर, दिस इज द स्लज आउटलेट, स्लज आउटलेट, स्लज को यहाँ से बाहर निकालें। यहाँ पे ये जो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज catalyst pad which is formed by crushed and breaded sand। ग्रीन सैंड होती है, कैल्साइड होता है जिसको यूज किया जाता है। ग्रीन टिन एंड कैल्साइड is generally used here. It is also called row of wall भी बोलते हैं, row of wall भी लिखा हुआ मैंने तो सेम थिंग की बात कर रहा है। और ये किसके लिए होता है, enlarged catalyst को बाहर निकालने के लिए। row of wall for enlarged catalyst, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, softened water भी मिल जाएगा, softened water outlet, this is softened water outlet। चले बेटा फटाफट से फिगर को कंप्लीट कर लो।
समझो इसको। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये स्पायरेक्टर टाइप होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पायरेक्टर टाइप भी बोलते हैं या स्लज ब्लैंकेट टाइप भी बोलते हैं। स्लज ब्लैंकेट टाइप बोलते हैं इसको, स्पायरेक्टर टाइप बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ ऊपर की तरफ बेटा एक वेंट दिया हुआ होता है जो ग्रेविटेशनल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ओपन और क्लोज होता है। यहाँ पे अपने पास में एक कैटलिस्ट बेड लगा रहता है। कैटलिस्ट बेड जो लगा होता है किसका बना होता है, ये प्रीवियसली फॉर्म जो प्रेसिपिटेट होता है, पहले से बना हुआ जो प्रेसिपिटेट होता है उससे कह लो, या फिर ये क्रश्ड और ग्रेडेड ग्रीन सिलिका, ग्रीन SiO2 ग्रीन सिलिका और कैल्साइट का बना हुआ एक प्रीवियसली फॉर्म यहाँ पे बैट लगा रहता है कैटलिस्ट का। जब हमारे पास में यहाँ से रो वाटर केमिकल अंदर की तरफ आएंगे तो अंदर की तरफ आने पे क्या होता है बेटा, ये स्पायरेक्टर लगा, ये पानी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ ले जाने का काम करेगा। तो जैसे ही पानी फोर्सफुली ऊपर की तरफ जाएगा तो जितने भी स्लज के पार्टिकल्स हैं जो भी बनेंगे अपने पास में ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वो क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट जो है ये अपने पास में कैटलिस्ट है, वो बहुत छोटे छोटे फाइन साइज के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस कैटलिस्ट के ऊपर क्या करते हैं, धीरे 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 जमने लग जाते हैं। जब ये कैटलिस्ट के ऊपर धीरे 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 जमने लग जाते हैं तो ये जो अपने पास में कैटलिस्ट है वो क्या हो जाता है, साइज में क्या हो जाता है बेटा, वो साइज में बिगर हो जाता है। और जब वो साइज में बिगर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आके बैठना पड़ेगा उसको। और जब वो नीचे की तरफ आके बैठ जाएगा, ये साइज में बिगर हो गए, जैसे ये साइज में कैटलिस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इनलार्ज हो गए, ये अपने पास में आ गए कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट जैसे ही इनलार्ज हो गया, क्योंकि उसके ऊपर ये जो स्लज था, फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे जो स्लज के बने हमारे पास में, वो क्या हुआ, इस कैटलिस्ट के ऊपर आके जम गए। जब ये कैटलिस्ट के ऊपर आके जम गए तो ये जो कैटलिस्ट बेड के ऊपर कैटलिस्ट लगा हुआ था, कैटलिस्ट के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, बिगर हो गए। जैसे ही वो बिगर हो गए साइज में तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। और जब वो नीचे की तरफ आएंगे तो स्लज आउटलेट जो ड्रॉ वॉल दिया हुआ है उससे हम इनलार्ज कैटलिस्ट को क्या कर देंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे। हमारे पास में सॉफ्टन वाटर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो आउटलेट दिया हुआ है वहां से इकट्ठा कर लेंगे। दिस इज अ स्पायरेक्टर टाइप और स्लज ब्लैंकेट टाइप। स्लज ब्लैंकेट इसलिए कहा है क्योंकि प्रीवियसली फॉर्म जो स्लज होता है, जो पीपीटी होता है, उसी से ये जो अपने पास में बैड होता है, कैटलिस्ट बैड जो है वो बनाया जाता है, इसीलिए इसको स्लज ब्लैंकेट टाइप बोलते हैं। स्पायरेक्टर शेप में है तो इसको स्पायरेक्टर बोला जाता है। दिस इज एयर वेंट, जब एयर वेंट खुला रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ओपन और क्लोज होता है और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में पानी का अपवर्ड मूवमेंट होता है। समझ में आ रहा है बेटा? फटाफट इसको डिक्टेट कर लो। मैम ये लैब में नहीं, दिस इज नॉट अवेलेबल इन लैब। लाइम सोडा प्रोसेस जो है वो हमारे पास में लैब में अवेलेबल नहीं है। इसमें से डिफरेंस बिटवीन हॉट लाइम सोडा, कोल्ड लाइम सोडा, बेटा दीपक अपन को नहीं पता क्या पूछेगा। मे बी इट विल गो फॉर न्यूमेरिकल, इट विल गो फॉर आपको एग्जामिनेशन के अंदर वो न्यूमेरिकल पूछ ले तो हो सकता है कुछ भी ना पूछे। न्यूमेरिकल नहीं पूछता है तो दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है। वो भी ना पूछे तो अपने पास में कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के रिएक्शंस पूछ ले। तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट कि एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है। बट इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस, वी हैव टू कंप्लीट टॉपिक। ये टॉपिक हमें पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और इजी है, केवल इनके अंदर बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिगर्स को याद रखो, फिगर्स को याद करके अपनी लैंग्वेज बनाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखो। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग वो लैंग्वेज लिखो जो आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड की गई है, पीडीएफ में प्रोवाइड की गई है। यू विल गो थ्रू योर लैंग्वेज। बिल्कुल जैसे से आपको समझा रही हूँ वैसे ही आप लोग अपनी लैंग्वेज बना के 4 या 5 पॉइंट्स लिख लो इसके अंदर, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। इट इज स्पायरेक्टर टाइप होता है, इसके अंदर प्रीवियसली फॉर्म स्लज का ब्लैंकेट लगा रहता है, कैटलिस्ट बेड लगा रहता है। यहाँ पर टेंजेंटली अंदर की तरफ रो वाटर केमिकल अंदर की तरफ आते हैं। जैसे वो अंदर की तरफ आते हैं तो थोड़े मिक्स होते हैं, जैसे ही मिक्स होते हैं तो फाइन पार्टिकल्स बनते हैं। इनसॉल्युबल पीपीटी बनेगा, जैसे ही वो फाइन पार्टिकल्स बनते हैं तो क्या होते हैं, कैटलिस्ट के ऊपर चिपकने लगते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। जब कैटलिस्ट के ऊपर वो एडहेर हो जाते हैं या एडजॉर्ब हो जाते हैं तो कैटलिस्ट की साइज को बढ़ा देते हैं। जब ये कैटलिस्ट साइज जो होती है बढ़ जाती है, लार्ज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये फोर्सफुली नीचे आके बैठ जाते हैं। जब फोर्सफुली नीचे आके बैठ जाएंगे तो ये ड्रॉप फॉल दिया हुआ है, इससे हम एनलार्ज कैटलिस्ट को निकाल देंगे और इसको फर्दर रीजनरेट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में कंप्लीट प्रोसेस होता है इसका। ये अपने पास में इसका था स्लज ब्लैंकेट स्पायरेक्टर टाइप कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का कंटिन्यूस मेथड, ठीक है।
कैन वी गो फॉर नेक्स्ट? एयर वेंट क्या यूज आता है बेटा? एयर वेंट जो है उसी के फोर्स की वजह से ये जो स्पाइरल है वो काम करेगा। ये अपने पास में एयर वेंट जो है वो खुलेगा और बंद होगा ग्रेविटेशनल ऑपरेशन से। ग्रेविटेशनल ऑपरेशन जब इसके अंदर होंगे तो ये एयर वेंट ओपन और क्लोज होएगा। जैसे ये ओपन होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और ड्रॉप वॉल्स हम लोग जो इनलार्ज कैटलिस्ट को बाहर निकालने का काम करेंगे। और जब ये क्लोज होता है तो अपने पास में ये दोनों अंदर की तरफ वाटर और केमिकल्स अंदर की तरफ आएंगे, स्पाइरल काम करेगी और रिएक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगी। एंड सॉफ्ट वाटर व्हिच इज फॉर्म्ड हियर इट इज कलेक्टेड फ्रॉम अपवर्ड या फ्रॉम यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा फ्रॉम द अपवर्ड पार्ट ऑफ द स्पायरेक्टा। इज इट क्लियर? कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट बेटा? हाँ बेटा, कैटलिस्ट जो है ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। कैटलिस्ट एक बेड की एक स्लरी की फॉर्म के अंदर, एक पेस्ट की फॉर्म के अंदर बना के उसको पहले से फिक्स कर दिया जाता है। उसको जब पहले से फिक्स कर दिया जाता है तो रो वाटर जो अपने पास में ये अपने पास में केमिकल्स और रो वाटर कोगुलेंट्स अंदर की तरफ आते हैं, वो इस कैटलिस्ट के साथ में रिएक्ट करते हैं और कैटलिस्ट को एनलार्ज कर देते हैं। क्यों एनलार्ज करते हैं? क्योंकि केमिकल्स क्या करेंगे, फाइन पार्टिकल्स बनाएंगे, इनसॉल्युबल पीपीटी बनाएंगे। वो क्या होंगे, बारीक पाउडर की फॉर्म के अंदर होंगे, फाइन पार्टिकल की फॉर्म के अंदर होंगे। और वो जो फाइन पार्टिकल बनेगा वो क्या करेगा, कैटलिस्ट पे जाके एडजॉर्ब हो जाएगा, एडहेर हो जाएगा, चिपक जाएगा। जब वो एडहेर हो जाएगा उस पे तो उसकी साइज को क्या कर देगा, धीरे धीरे उसको इलार्ज कर देगा। जब ये साइज बढ़ जाएगी तो नीचे आके ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, कोगुलेशन के अंदर भी क्या होता है, साइज छोटी होती है उसको बिगर करके नीचे बिठाते हैं, तो साइज बढ़ जाएगी तो कैटलिस्ट धीरे धीरे नीचे आके इकट्ठे होने लगेंगे। इकट्ठे हो जाएंगे, इसको हम ड्रॉप वॉल से बाहर निकाल देंगे। इसकी वजह से स्लज जो है सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा? नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज और यहाँ पे जो कैटलिस्ट का जो डायमीटर होता है, ये जो अपन देखें ग्रीन सिलिका और सैंड होती है, ये 0.3 टू 0.6 mm की साइज डायमीटर के कैटलिस्ट होते हैं। जो इसके अंदर जो बेड लगाया जाता है वो उस बेड का जो साइज होता है वो 0.3 टू 0.6 mm होता है। नाउ हॉटलाइन सोडा प्रोसेस पे अब अपन चल रहे हैं। इज इट क्लियर? चले आगे। वी आर गोइंग टू द हॉटलाइन सोडा प्रोसेस। ठीक है बेटा, ये इरेज कर रही हूँ मैं पूरा, वो रहने देते हैं, अपन इधर कर चल रहा है प्रोसेस। ठीक है बेटा, हॉटलाइन सोडा प्रोसेस में आ जाओ। हॉटलाइन सोडा प्रोसेस के अंदर दो थे अपने पास में, एक था बैच प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा क्या था हमारे पास में बैच प्रोसेस के साथ में, एक था कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। अब हमको कंटिन्यूस प्रोसेस जो है भी करना है। बैच प्रोसेस के अंदर सिमिलर होता है, केवल जो कॉइल है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। जो हमारे पास में कोल्ड लाइन थोड़ा प्रोसेस था उसका वैसा का वैसा होता है, ओनली कॉइल इज प्रोवाइडेड इन द बैच प्रोसेस, तो वो हम लोग अभी नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके अंदर केवल इतना ही लिख देना है कि coil is provided for heating. Coil is provided for heating in the batch process. It is similar to cold line soda process. Now we are doing continuous और conventional type। आपके पास में continuous hotline soda process कैसा होता है? Now इसके लिए फिगर बनाए आप लोग। This is the last topic of today. ठीक है?
हो गया। ओके बेटा, ये वाला समझा है अब आपको? दिस इज ना, ये क्या है हमारे पास में, हॉटलाइन सोडा प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हॉटलाइन सोडा प्रोसेस के अंदर ये वाटर है, पड़ेगा। मेनली इसके अंदर में क्या ध्यान रखना है, हॉटलाइन सोडा, दिस इज हॉटलाइन सोडा प्रोसेस। ठीक है, कंफ्यूजन मत करना, दिस इज अ हॉटलाइन सोडा प्रोसेस है। इसके अंदर हमारे पास में मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास में रेशिंग टैंक हो गया। दूसरा पार्ट होता है हमारे पास में ये कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, और तीसरा क्या होता है हमारे पास में, सैंड फिल्टर। ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला हमारे पास में क्या हुआ बेटा, रेशिंग टैंक हुआ। दूसरा हमारे पास में क्या हुआ, सैंड फिल्टर हुआ। और तीसरा हमारे पास में क्या हुआ बेटा, ये कॉनिकल टैंक है, कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक है, जिसके अंदर सेडिमेंट जो है वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास में अच्छा सैंड फिल्टर जो होता है वो 3 तरह के लेयर से मिलकर बना होता है। पुराने जमाने में जब पानी को साफ करते थे ना, तो 1 2 3 मटके रख दिए जाते थे। पहले मटके के अंदर क्या रखा था, ग्रेवल रखा जाता था, फिर उससे थोड़े बारीक पत्थर रखे जाते थे, और लास्ट में बारीक सैंड रखी जाती थी, और उसे वाटर को फिल्टर करके पिया जाता था। अभी हमारे पास में सैंड फिल्टर बने हुए आते हैं। सैंड फिल्टर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ग्रेवल की शीट लगी रहती है, ग्रेवल बिछा रहता है, फिर पोर्शन लगी रहती है, बीच में मैश होती है, जाली लगी रहती है ताकि आपस में मिक्स ना हो। उसके बाद में कोर सैंड आ जाती है, और लास्ट में क्या होती है, और मैश साइज अलग, जो जाली लगी होती है उसकी साइज जो होती है, उसमें जो कोर साइज होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग छेद वाली होती है, कोर साइज अलग होती है। तो इस तरह से हमारे पास में तीनों चीजें लगी रहती है सैंड फिल्टर। ये सैंड फिल्टर से पानी जो है वहां पे इकट्ठा हो गएगा। नाउ अब प्रोसीजर देख लो आप लोग। सबसे पहले क्या होता है, रोबोट में अंदर की तरफ आया, जैसे ही वो रीजन टैंक के अंदर आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है बेटा हमको, हमको यहाँ पे 50 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सुपर हीटेड स्टीम डालनी पड़ेगी। ये सुपर हीटेड स्टीम के लिए इनलेट दिया हुआ है, यहाँ से स्टीम अंदर की तरफ आएगी, रोबोट का आएगा, लाइन में थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। जब ये अंदर की तरफ आएगा तो जो रेशियन टैंक है, रेशियन टैंक के अंदर क्या आएंगे, सभी क्लोरीन मिक्स हो जाएंगे। जैसे ही वो क्लोरीन मिक्स हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्लज बनेगा। तो ये जो है वो स्लज आउटलेट्स है हमारे पास में, जो भी स्लज बना स्लज आउटलेट्स तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ रेशियन टैंक के अंदर हमारे पास में सॉफ्टवेयर वाटर जनरेट हो जाएगा। ये जो सॉफ्टवेयर वाटर जनरेट होगा वो कहाँ पास हो जाएगा अपने पास में, वो पास हो जाएगा हमारे पास में सैंड फिल्टर पे। सैंड फिल्टर के अंदर ये थोड़ा बहुत भी स्लज यदि रह गया है सॉफ्टवेयर वाटर के अंदर, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ये सैंड फिल्टर के डिफरेंट लेयर्स है, और जो हमारे पास में सॉफ्ट वाटर है वो इकट्ठा हो जाएगा। विद रेजिडुअल हार्डनेस कितनी हो जाएगी इसकी, 15 टू 30 ppm रेजिडुअल हार्डनेस हो जाएगी। दिस इज ओवर अबाउट योर हॉटलाइन सोडा प्रोसेस। समझ में आया बेटा सभी को? मैम आज की क्लास में बहुत नेटवर्क इशू है, ऐसा नहीं है रितिका? ओके, यू विल गो फॉर वीडियो, आ जाए वो देख लेना बेटा। ठीक है, नाउ लुक हियर, हमारे पास में हॉटलाइन सोडा प्रोसेस के अंदर ये हमने कन्वेंशनल टाइप देखा। इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। पहला रिएक्शन टैंक, दूसरा सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन टैंक होता है, तीसरा सैंड फिल्टर होता है। रोबोट और केमिकल दोनों अपने पास में किसमें आते हैं, रिएक्शन टैंक के अंदर आते हैं। साथ ही साथ यहाँ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सुपर हीटेड स्टीम को भी पास किया जाता है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये रिएक्शन जो है बहुत ही फास्ट होती है टेम्परेचर की वजह से।
जैसे ही हमारे पास में रिएक्शन होगी, थ्रोली मिक्स हो जाएंगे केमिकल, स्लज फॉर्म होगा। स्लज आउटलेट से स्लज को बाहर निकाल देंगे और जो सॉफ्टवेयर वाटर है उसको सैंड फिल्टर पे भेज देंगे। सैंड फिल्टर के ऊपर डिफरेंट लेयर्स लगी रहती हैं, जिससे वाटर जो है सॉफ्ट होके क्लीन होके स्लज जो भी उसके अंदर आ गया वो स्लज जो है वो रुक जाएगा, और स्लज को क्लीन करके हम यहाँ सॉफ्टवेयर वाटर क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। दैट इज द रेजिडुअल हार्डनेस। जो अपने पास में सॉफ्टवेयर वाटर इकट्ठा होगा उसकी जो रेजिडुअल हार्डनेस है कितनी होगी बेटा, 15 to 30 ppm उसकी हार्डनेस होगी। ठीक है, एनी डाउट? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन चैट, बेटा चैट में लिख दें आप लोग। मैम सैंड फिल्टर की लेयर्स एक्सप्लेन कर दो। ओके, सैंड फिल्टर बेटा एक्चुअली क्या होता है, जैसे इस सैंड फिल्टर के बारे में एक बार बाद में वापस भी कभी पूछना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है घरों के अंदर लगा हुआ। साउथ के अंदर बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपको रूफटॉप के ऊपर जितना भी पानी होता है बारिश का उसको इकट्ठा करना होता है। जब वो पानी आता है तो उसको सैंड फिल्टर से पास करने के बाद में बोरवेल में छोड़ा जाता है। सैंड फिल्टर क्या है? सैंड फिल्टर को इस तरह से समझो बेटा, ये प्लास्टिक पीवीसी के बने हुए पाइप्स होते हैं। जैसे ये पीवीसी का बना हुआ पाइप है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे अपने पास में ये पीवीसी का पाइप है, इसको मुझे लगाना है। जो पानी छत से आ रहा है उसको मैं यहाँ पास करती हूँ, या जिस पानी को मुझे फिल्टर करना है मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद में ये जो साइज होती है वहां पे पत्थर की साइज ग्रेवल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, अलग अलग साइज के, मतलब सेम साइज वाले बड़ी साइज के एक जैसे हमारे पास पेबल्स लगाए जाते हैं। उसके बीच में मैश जाली लगा दी जाती है। जाली की साइज जो होती है अलग अलग होती है, बिकॉज जो अपने पास में पेबल्स होते हैं वो बड़ी साइज के होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मोटी वाली जो मैश है वो लगा दी जाती है। फिर सेकंड मिडिल वाला जो होता है ये 3 फीट 3 फीट 3 फीट 1 फीट 1 फीट 1 फीट इस तरह से करके फिक्स साइज के होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। मिडिल वाला जो होता है 4 सैंड का लगा होता है। जो पेबल्स थे, जो बड़े पत्थर थे उसके मुकाबले थोड़े छोटे पत्थर को सेलेक्ट किया जाता है और मिडिल वाइज साइज पे लगाया जाता है। और लास्ट वाले के अंदर जो होती है बारीक सैंड जो होती है, इससे भी बारीक जो होती है उसको रखा जाता है। और इन सभी के बीच में क्या लगी रहती है बेटा, मैश लगी रहती है। मैश मतलब एक जाली लगी रहती है जिसके अंदर पोर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कि ऊपर वाले में लगा होगा तो पोर्स जो होंगे बड़े होंगे, नीचे वाले में लगा तो पोर क्या हो जाएंगे, थोड़े बारीक हो जाएंगे, और नीचे आ जाएंगे तो पोर क्या हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। अब इसको क्या किया जाता है, जैसे ही जो भी पानी आ रहा है जिसके फिल्टर करना है उसको यहाँ से पास किया जाता है, तो हमारे पास में क्या होएगा, वो अपने पास में एक मैकेनिकल स्ट्रेनिंग प्रोसेस होता है बेटा, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन मेथड होता है। दो मेथड की वजह से सैंड फिल्टर के अंदर जितना भी स्लश पार्टिकल होता है वो सारा का सारा जो ये सैंड के जो पार्टिकल्स हमने डाले हैं उसके ऊपर जाके फंस जाता है। समझ लो, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के अंदर तो अपन ये कहते हैं कि जो अपने पास में दो दो पेबल्स पड़े हैं उसके बीच में जाके फंस जाएगा, या फिर हम ये कहें कि उसके ऊपर सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है, एडहेर हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर वाटर हम लोग आउटलेट से बाहर ले रहे हैं उसके अंदर वो नहीं आता है। तो दिस इज अबाउट योर सैंड फिल्टर। हाँ श्वेता बोलो बेटा। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई? क्यों? नो द ओ, अभी टाइम मेरा 9:30 स्टार्ट होती है। ओके चलो बाय बाय, आज की क्लास यहीं पे end करते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय, कल मिलते हैं।